है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम संविधान के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसद का सदस्य जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। देखिए, संसद का एक वह सदस्य जो किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं है लेकिन किसी भी सदन में बोलने की जो पावर है वो रखता है और मतदान नहीं कर सकता है। पहला प्रश्न है, संसद का सदस्य जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। संसद का एक ऐसा सदस्य होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं होता लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वह किसी भी सदन में बोल तो सकता है लेकिन मतदान भी नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं मतदान कर सकता? क्योंकि वो पहले ही बोल दिया गया है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह मतदान भी नहीं करेगा और संसद के किसी भी सदन में लेकिन बोल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महान न्यायवादी। ऐसा कौन कर सकता है? तो महान न्यायवादी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। कितने जो बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्यों के द्वारा किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश, इसके साथ साथ आपके अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन सा है? तो शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अब इस शक संवत को सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कहलाता है। जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, उसका पहला महीना क्या है? तो चैत्र। चैत्र उसका पहला महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकसभा के द्वारा मतदान संपन्न हुआ। प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किस लोकसभा का जो मतदान है वह संपन्न किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 14वीं लोकसभा। किसके द्वारा हुआ था? 14वीं लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ निर्वाचित जैसे किसी शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य किए जाते थे वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, इसलिए इसमें उपराष्ट्रपति के मतदान की बात पूछी जा रही है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? जो लोकसभा का सदस्य है वह अपना त्याग पत्र यदि देना चाहें तो किन्हें देंगे? तो लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। देख लेंगे, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष की और क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं तो उन्हें भी एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहला तो कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा के सदस्यों का त्याग पत्र भी ग्रहण करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, सदन स्थगन का अधिकार किसको है? जो सदन स्थगन का अधिकार है वह किसको है? तो स्पीकर को। स्पीकर का मतलब भी लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। तो सदन को स्थगन करने का और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लेकिन ये जो संयुक्त अधिवेशन जब आयोजित होता है उसे बुलाता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषता थी वह थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो मूल अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वह किसे प्राप्त है? संसद को। संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जैसे आपका आपातकाल लगा हुआ है, ऐसी विशेष प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाने पर हम क्या करते हैं? संसद के द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। यानी कि ये अनुच्छेद आपकी किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, लेकिन ये अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में जीवन जीने का अधिकार, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि संसद का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में 79 में संसद का जो अधिकार है, संसद का गठन है, उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए कि संसद जो है मूल अधिकारों पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, और कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं मूल अधिकार के जिन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जाता। तो वह हैं आपके 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। और अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है। 80 में लोकसभा का वर्णन किया गया है, 80 में लोकसभा का, और 80 में आपके राज्यसभा का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए 79 में संसद, 79 में किसका वर्णन किया गया है? संसद का। 80 में किसका किया गया है? तो राज्यसभा का। और इसके साथ साथ 81 में किसका किया गया है? तो लोकसभा का। ये लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है। इनको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, स, र और ला, सरला। 79, 80, 81। तो इस प्रकार आप तीनों अनुच्छेद को याद रख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभालता था, ऐसे कौन से एक भारत के उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला है? तो वह हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुने जाने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं, वह भी हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रकार से आपके दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा है उसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत में जो भी राजनीतिक दल हैं, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो इनको मान्यता कौन देता है? तो इनको मान्यता देने का जो कार्य करता है वह करता है निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो पिछड़ी जातियों से संबंधित था आपका मंडल आयोग। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए या पिछड़ी जातियों के अध्ययन के लिए किसका गठन किया गया था? तो मंडल आयोग का। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति त्यागपत्र सूचना उपराष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। जो राष्ट्रपति है उसके त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं
लो एक विधिक अधिकारी, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो एक विधिक अधिकारी। नेक्स्ट है, एक छोटे से अनन्य वर्ग द्वारा सरकार चलती है वह कहलाती है। एक छोटे से अनन्य वर्ग के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अल्पतंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति कब होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। इसका अर्थ है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह उनकी नियुक्ति से 6 वर्ष पूरे हो जाने पर, और यदि 6 वर्ष पूरे नहीं होते हैं और उनकी आयु 65 वर्ष हो गई है तो भी उन्हें क्या है, सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी वह कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की, इस चीज़ को याद रखेंगे, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के भी सदस्य थे और उनकी संख्या थी कुल 11 सदस्य थे। संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 11 थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए शायद बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो, तो संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 और महिला सदस्यों की संख्या 11 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये अभी अभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। प्रांतीय स्वायत्त, ये आपके 1935 की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। ये सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव हो जाना चाहिए। यदि किसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त है तो कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति का वेतन आय कर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन कैसा होता है? सभी आय करों से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगर कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन पर सार्वजनिक महत्व है, सभी से संबंधित ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं, तो उन पर जो राष्ट्रपति है वह किससे परामर्श ले सकता है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। जब दूसरे चक्र की गणना हुई उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि पहले चक्र में वह राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो पाए। उन्हें जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी और उसमें जो राष्ट्रपति बने वह बने थे वीवी गिरी। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में बनने वाले राष्ट्रपति थे। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन क्रमशः है। तो संसद का क्रमशः उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा है? तो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। और अभी अभी मैंने बताया था कि संसद का वर्णन किस में किया गया है? तो 79 में, राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो इस प्रकार आप इन तीनों अनुच्छेद को अच्छे से याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य धन विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य होता है। कोई भी राज्य है वह धन विधेयक को पारित करने के लिए कितने दिनों के अंदर बाध्य होता है? कितने दिनों में तो धन विधेयक पारित हो ही जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों के अंदर कोई भी धन विधेयक पारित किया जा सकता है। इसके बाद का समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या यथावत रहेगी। जो लोकसभा और विधानसभा हैं उनमें जो सीटों की संख्या है, तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है। तो जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल सदस्य संख्या है 403 प्लस 1 आपका 404 होता था। लेकिन अभी क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हो जाने के पश्चात अब आपका जो ये +1 है ये ख़त्म हो चुका है। तो वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी +1 करके, तो 404 सदस्य हो जाते थे। तो वर्तमान में आपके कुल 403 सदस्य ही हैं। अब लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इनमें जो सदस्यों की ये संख्या है
सीटों की संख्या है ये कब तक एक समान रहेगी, बदली नहीं जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 2026 तक। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या यथावत रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात है 3:2, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो 3 के अनुपात में है और जो उसकी चौड़ाई है वह कितनी अनुपात में है? तो 2 के अनुपात में है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज और इसके डिजाइनकर्ता कौन थे उसका नाम भी याद रखेंगे, तो पिंगले वेंकैया आपके राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकर्ता थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकर्ता कौन थे? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है वह जागृति व शौर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जागृति व शौर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं जिनमें केसरिया रंग है वह जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। वहीं पर जो हरा रंग है वह समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। कहीं आपको हरियाली और कहीं आपको समृद्धि भी मिल जाएगा, तो समृद्धि का प्रतीक है। इसके साथ साथ जो सफ़ेद रंग है वह किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य एवं पवित्रता का। यहाँ पर एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, शांति का। तो जो सफ़ेद रंग है वह सत्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो प्रगति एवं उत्थान का। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह किसका प्रतीक है? तो प्रगति एवं उत्थान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह किसका प्रतीक है? प्रगति एवं उत्थान का। इसका अर्थ है कि आप 24 घंटे यानी कि निरंतर अपनी प्रगति की ओर अग्रसर रहें। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सबसे पहले तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं यही जानना आवश्यक हो जाता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और इसका जो कार्यकाल है वह कुल 1 वर्ष का होता है। और सारे के सारे सदस्य आपके कैसे होते हैं? तो लोकसभा के 30 के 30 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों में 12 से 1 बजे का समय क्या कहलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के बीच में जो 12 से 1 का समय होता है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित देता है वह कहलाता है। जैसे आपके जो प्रश्न होते हैं लोकसभा में, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, तो इस प्रकार के जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है उसमें यदि जो सदस्य है वह लिख करके उत्तर देना चाहता है, लिखित उत्तर देना चाहता है, तो उनको कहेंगे अतारांकित प्रश्न। वह कैसे प्रश्न कहलाएंगे? अतारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे का समय कहलाता है। मतलब चाहे आपकी लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, उसमें जो पहला घंटा होता है जब आपकी सदन स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल। पहले घंटे को प्रश्नकाल, 12 से 1 के समय को शून्यकाल, लिखित उत्तर देने को अतारांकित प्रश्न और मौखिक उत्तर देने को तारांकित प्रश्न। अगला देखेंगे, सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। जो सिक्किम है उसे संरक्षित राज्य का दर्जा ना दे करके यानी कि भारत में कब शामिल किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को कब शामिल किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और वो भी कब? तो 1974 में। कब शामिल किया गया? 1974 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? तो 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। देखिए 35 में यह कहा गया कि हाँ इसे भारत में संरक्षित किया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से यह राज्य कब बन पाया? तो इसके लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह पूर्ण रूप से राज्य बन पाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, तो संघ लोक सेवा आयोग की निवृत्ति की आयु 65 वर्ष जो है हो गई है, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई है? तो इसे
आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई, और जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं इनकी आयु बढ़ा करके 62 से 65 कर दी गई। तो ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये थे आज के आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए एक नया प्रयास चल रहा है जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।